गुजरे जमाने की अनगिनत यादें लेकर मैं अन्नू कपूर एक बार फिर से हाजिर हूं आपका दिल बहलाने के लिए, तरानों और अफसानों का पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आज मनोरंजन की इस महफिल में जो नए अफसाने आपके लिए लेकर आया हूं, उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। आज का अफसाना नंबर 1 है 1969 में आई फिल्म दो रास्ते का एक सीन। आज मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म के एक सीन के बारे में, जहां जूनियर महमूद अपने घर की नीलामी में अपनी साइकिल को बचाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में उस साइकिल के साथ दूर तक घिसटते चले जाते हैं। ये इमोशनल सीन दरअसल एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड था और ये घटना घटी थी महमूद के साथ। किस्सा सुनाऊंगा आज की महफिल में। इसके बाद होगा अफसाना नंबर 2, एक सिगरेट का। सिगरेट थी संजीव कुमार की, पीने के लिए मांगी थी ए.के. हंगल ने, और इसी मांगने में ऐसा क्या हुआ कि संजीव कुमार और ए.के. हंगल को याद आ गए उनके पुराने दिन। तीसरी होगी शंकर जयकिशन की कहानी। बरसों दोनों ने हमारी इंडस्ट्री पे राज किया, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया था जब दोनों के बीच हो गई अनबन, और इस अनबन की वजह बना एक इंटरव्यू। किसका था ये इंटरव्यू, क्या था इस इंटरव्यू में? और चौथी कहानी होगी लता मंगेशकर की। लता जो 50s में एक स्टार सिंगर बन चुकी थी, मगर स्टार सिंगर बनने के बावजूद एक फिल्म में लता मंगेशकर ने कोरस में भी गाना गाया। ये फिल्म कौन सी थी, लता मंगेशकर ने ऐसा क्यों किया, ये बताऊंगा आज के सुहाना सफर में। कहानियों का खुलासा करने से पहले हमेशा की तरह आज की सभा का पहला गीत। आज के शो की बिगिनिंग 1969 में आई फिल्म दो रास्ते की एक कहानी से। फिल्म में हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन मुमताज। इस फिल्म के कुछ गाने आपको याद दिलाता चलूं। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, खिजां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, वगैरह वगैरह। एक से बढ़कर एक पॉपुलर गीत थे इस फिल्म के। फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। इसी फिल्म के एक सीन से जुड़ा एक किस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस फिल्म में एक सीन था जहां बलराज साहनी के घर और सामान की नीलामी हो रही है। उस सामान में उनके बेटे जूनियर महमूद की साइकिल भी शामिल होती है। जब बेटे की साइकिल उठाकर ले जाई जाती है तो वो साइकिल को छुड़ाने के लिए उसके साथ दूर तक घिसटता चला जाता है। सीन बहुत इमोशनल था और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म और पिक्चराइज हुआ कि देखने वाले भी इमोशनल हो जाते थे, आंखें भीग जाती थी। मैं आपको बता दूं कि ये सीन राज खोसला ने एक सच्ची घटना से लिया था, और ये घटना घटी थी महमूद के साथ। और खुद महमूद साहब ने यह घटना राज खोसला को तब सुनाई थी जब वो 1956 की फिल्म CID की शूटिंग कर रहे थे। महमूद ने उन्हें बताया था कि उनके अब्बा मुमताज अली साहब, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े डांसर थे, मगर जिन्हें शराब की लत लग गई थी, जिसकी वजह से करियर ख़त्म हो गया। घर का सामान एक एक करके बिकता चला गया मुफलिसी की वजह से। तो एक रोज़ जब महमूद बहुत छोटे थे, तब मुमताज़ अली ने महमूद की साइकिल उठाई और उसे बेचने के लिए चल पड़े, लेकिन महमूद ने अपनी साइकिल पकड़ ली। उन्होंने अपने अब्बा से साइकिल छुड़ाने की बहुत कोशिश की और इसी कोशिश में उस साइकिल के साथ दूर तक घिसटते चले गए। महमूद का बताया ये वाक़या राज खोसला के दिलो दिमाग पर इस तरह बस गया, जम गया कि CID के 13 साल बाद पहला मौका मिलते ही उन्होंने इस घटना को फिल्म दो रास्ते में इस तरह से इस्तेमाल किया, जैसा वर्णन मैंने अभी किया है। जब जब कलाकार के निजी अनुभव उसकी कृति में शामिल होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। ऐसा ही हुआ फिल्म दो रास्ते के इस सीन के साथ। सुहाने सफ़र के दूसरे पड़ाव पर पेश खिदमत है ए.के. हंगल, संजीव कुमार और सिगरेट। हंगल साहब सिगरेट बहुत पीते थे किसी ज़माने में, रोज़ कई कई डिब्बियां ख़त्म कर देते थे। एक दिन की बात है, फिल्म अनामिका की शूटिंग चल रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी
सिगरेटें खत्म हो गई हैं, तो उन्होंने संजीव कुमार से एक सिगरेट मांगी। संजीव कुमार ने इधर उधर देखा, फिर A.K. हंगल को एक कोने में लेकर गए। फिर इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, और जब उन्हें यकीन हो गया कि उन पर किसी की नजर नहीं है, तब हरी भाई उर्फ संजीव कुमार ने अपनी डिब्बी से एक सिगरेट निकाली और बड़ा बचाते हुए छुपाते हुए A.K. हंगल को दे दी। हंगल साहब की समझ में नहीं आया कि एक सिगरेट के लिए संजीव कुमार ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने संजीव कुमार से पूछ ही लिया कि भाई, ये सिगरेट तो तुम मुझे सबके सामने भी दे सकते थे, ऐसे चुपचाप बड़े सीक्रेट तरीके से कोने में लाके देने का क्या मतलब है। तब संजीव कुमार बोले, आप अपने दिन भूल गए क्या। कुछ देर तो हंगल साहब की समझ में नहीं आया, लेकिन जब कुछ ही देर में समझ आया कि संजीव कौन से दिन याद दिलाना चाहते हैं, तो दोनों के दोनों जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़े। हंसने की वजह यह थी कि बरसों पहले जब संजीव कुमार थिएटर किया करते थे और नए नए इप्टा में आए थे, तब A.K. हंगल इप्टा में बहुत सीनियर थे, और रिहर्सल के दौरान अक्सर ऐसा होता था कि इप्टा के नौजवान लड़के अक्सर हंगल साहब से सिगरेट मांग लिया करते थे। शुरू में तो हंगल साहब दे भी देते थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि दिन भर में जितनी सिगरेटें वो पीते हैं उससे ज्यादा बांटने में चली जाती है। ऐसे में किसी के भी सिगरेट मांगने पर उन्हें गुस्सा आने लगा, और अगर कभी वो किसी को सिगरेट दे भी देते तो उसे चुपचाप कोने में ले जाकर वैसे ही देते थे जैसे संजीव कुमार ने आज हंगल साहब को दी थी। इप्टा में रहते हुए A.K. हंगल का ऐसा करना संजीव कुमार को बड़ा अजीब लगा करता था, इसलिए जब उन्हें अनामिका की शूटिंग में A.K. हंगल के साथ ऐसा करने का मौका मिला तो उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। ये किस्सा मैंने सुनाया, सिगरेट से जुड़ा हुआ किस्सा है, लेकिन मैं यहाँ पर बात साफ करना चाहूँगा कि मैं भी किसी ज़माने में सिगरेट पीता था, और इससे पहले कि डॉक्टर मुझे कुछ हिदायत देता मैंने सिगरेट छोड़ दी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ तो दुनिया में कोई भी आदमी ये काम कर सकता है। स्मोकिंग इज़ वेरी बैड। सिगरेट कभी मत पीजिएगा और ना ही किसी को पीने दीजिएगा, इसका कोई भी फायदा नहीं है। एंड वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज की तीसरी कहानी है संगीतकार शंकर जयकिशन की कहानी। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने बहुत सालों तक राज किया इंडस्ट्री पर, सैकड़ों यादगार गाने दिए, बेहतरीन म्यूजिक दिया। एक वक्त ऐसा भी आया, दोनों के बीच हो गई अनबन, और अनबन का कारण था एक इंटरव्यू। जब शंकर जयकिशन ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया, ये जोड़ी बनी, तो उन्होंने आपस में ये तय कर लिया था कि वो पब्लिकली कभी ये एक्सपोज नहीं करेंगे कि ये पर्टिकुलर धुन किस इंडिविजुअल ने बनाई है। हमेशा यही बात सामने आएगी कि ये गाना शंकर जयकिशन का गाना है। इंडिविजुअली धुन चाहे शंकर बनाए या जयकिशन, नाम दोनों का जाएगा। एक बार जयकिशन ने गलती से एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि फिल्म संगम का ये पॉपुलर सॉन्ग, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, इस गाने की धुन उन्होंने बनाई है। इंटरव्यू छप गया। इंटरव्यू शंकर जी ने पढ़ा और उन्हें बहुत धक्का लगा, बहुत शॉक थे, अफसोस हुआ, गुस्सा आया कि जयकिशन ने अपना वादा क्यों तोड़ दिया। इस बात को लेकर शंकर ने जयकिशन से बातचीत बंद कर दी। बहुत टाइम तक दोनों में बातचीत बंद रही। जहर बढ़ने लगा। इस बात की खबर फैल गई। खबर मिलते ही मोहम्मद रफी ने दोनों को समझाने की कोशिशें जारी कर दी, और बहुत एफर्ट्स के बाद, प्रयासों के बाद, वो शंकर जयकिशन के शंकर की नाराजगी दूर करने में कामयाब हो ही गए, और जयकिशन की गलती से जो जोड़ी टूट सकती थी वो बच गई, मजबूत हो गई। 1971 में जयकिशन जी के जाने के बाद भी जब जब शंकर जी ने म्यूजिक दिया, क्रेडिट में हमेशा नाम आया म्यूजिक बाय शंकर जयकिशन। इस पड़ाव पर जो कहानी है वो है लता मंगेशकर की कहानी। बहुत संघर्ष के बाद जो मुकाम हासिल किया है, वहां तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। लता मंगेशकर जब संघर्ष कर रही थी तब भी उन्होंने शायद ही कोई गाना कोरस में गाया हो।
मगर आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जहां लता मंगेशकर ने स्टार सिंगर होने के बावजूद अपनी मर्जी से विलिंगली एक संगीतकार के लिए कोरस में भी गया। ये संगीतकार थे दादा अनिल बिस्वास। 1951 की बात है। लता मंगेशकर HMV स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने के बाद घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उन्हें पता चला कि यहां अगला गाना अनिल दा रिकॉर्ड करने वाले हैं। लता मंगेशकर अनिल विश्वास को बहुत मानती थी, बहुत आदर करती थी। उन्होंने सोचा मैं रुक जाती हूं, दादा से मिलती भी चलूंगी। यूनिट आ गई, दादा आ गए रिकॉर्ड करने के लिए। फिल्म का नाम था बड़ी बहू। इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी उनकी पत्नी आशा बिस्वास। हालांकि इस फिल्म में 4 गाने लता मंगेशकर ने सोलो सिंगर के तौर पर गाए, मगर जो गाना उस दिन रिकॉर्ड होने वाला था उसे गाने वाली थी सुरिंदर कौर और कोरस। लीजिए जी, गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी। लता जी सबसे मिल रही थी, खड़ी थी कि अचानक अनिल दा ने बुलाया, लतिके लतिके। अनिल बिस्वास लता जी को लतिके कहकर बुलाते थे। लतिके, तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? तुम भी क्यों नहीं गाती कोरस के साथ? जाओ, खड़ी हो जाओ माइक के सामने। और लता मंगेशकर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सुपरस्टार ऑफ फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री, दादा अनिल विश्वास की ये बात सुनते ही फौरन रिकॉर्डिंग रूम में गईं और उस माइक के सामने खड़ी हो गईं जहां बाकी के कोरस मेंबर्स खड़े हुए थे। और उन्होंने सबके साथ कोरस में गाना गाया। जिस फिल्म में 4 गाने सोलो सिंगर के रूप में लता मंगेशकर ने गाए हों, उसी फिल्म के कोरस में गाना बहुत बड़ी बात, और वो भी लता मंगेशकर जैसी सिंगर के लिए। ये गाना था, दुनिया से न्यारी गोरी तेरी ससुराल है, घर में ना आटा है ना घी है ना दाल है, दुनिया से न्यारी गोरी तेरी ससुराल है। दोस्तों, ये पहली और आखिरी बार था कि जब लता मंगेशकर ने किसी के लिए कोरस में गाना गाया था। मॉनसून सेगमेंट में आपका स्वागत है और आज इस सेगमेंट में बारिश का जो गाना मैं लेकर आया हूं वो गाना है फिल्म काला बाजार का। 1960 की फिल्म है। ये अकेली ऐसी फिल्म है जिसमें तीनों आनंद ब्रदर्स यानी देवानंद, विजय आनंद और चेतन आनंद ने एक साथ स्क्रीन पर काम किया है। इस फिल्म के बारे में एक और खास बात यह है कि इस फिल्म के एक सीन में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 भी नहीं, बल्कि 20 से भी ज्यादा स्टार्स का गेस्ट अपीयरेंस था। इस फिल्म का एक सीन जहां देवानंद फिल्म के टिकट ब्लैक करते हैं, वो सीन मदर इंडिया के रियल प्रीमियर पर शूट किया गया था, जहां दिलीप कुमार, गीता दत्त, गुरुदत्त, किशोर कुमार, राजकुमार, राजेंद्र कुमार दिखते हैं, लता मंगेशकर आती हैं, सोहराब मोती आते हैं, रफ़ी साहब हाथ हिलाते हुए दिखते हैं, नरगिस आती हैं अपने ब्रदर के साथ, नादरा जी आती हैं, निम्मी जी आती हैं, कुमकुम जी दिखी हैं, मुकरी साहब दिखे हैं। 21 के करीबन स्टार्स दिखते हैं। ऐसा इससे पहले और इसके बाद कभी हुआ नहीं। इसी फिल्म का एक गीत है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। ये गाना बरसात की ही बात करता है और इसे बरसात में ही फिल्माया भी गया है। यानी पोइट्री और पिक्चराइजेशन, ऑडियो और वीडियो, कंटेंट और विजुअल दोनों में समानता है, कंपैटिबिलिटी है। दोनों एक दूसरे को एनहांस करते हैं। संगीत दिया है एस टी बर्मन का, गीत गाया है मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने। इस गाने में वहीदा रहमान और देवानंद अपनी मुलाकातों को याद भी करते हैं, कैसे वो बारिश में एक दूसरे से मिले थे, एक ही छाते में कुछ दूर तक साथ चले थे, फिर ये मुलाकात कैसे प्यार में बदल गई। इस तरह के विजुअल और फ्लैशबैक का भी इस्तेमाल किया गया है इस गाने में। गाने को बंबई की असली बारिश के साथ साथ स्टूडियो में भी पिक्चराइज किया गया है। बहुत अच्छी कंपोजिशन है। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। बीकानेर के मनीष गोस्वामी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मनीष गोस्वामी साहब, ये सवाल आपके दिमाग में आया ब्रेक में जाने से पहले? मैंने इसका हिंट दिया था कि अमिताभ बच्चन ने जो नमक हलाल में कमेंट्री बोली है, क्या कभी वो रियल लाइफ में हुआ है कि सब फिक्टिशियस है? इस कमेंट्री में वो 1929 में मेलबर्न में विजय मर्चेंट और विजय हजारे तथा 1979 में वानखेड़े स्टेडियम में वसीम राजा और वसीम बारी की बातचीत का जिक्र करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में ऐसी कोई इनिंग्स हुई है जिसमें इन क्रिकेटर्स ने एक साथ पिच पर बैटिंग की है?
मनीष भाई, आपका सवाल बड़ा मुश्किल है पर है बड़ा इंटरेस्टिंग। थोड़ा बहुत जो भी जानता हूं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन ने जो इंग्लिश में क्रिकेट कमेंट्री बोली है, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर ले तो अच्छा है। पहला पार्ट, जहां वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में विजय हजारे और विजय मर्चेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, in the year 1929 when India was playing Australia at the Melbourne Stadium, Vijay Hazare and Vijay Merchant were at the crease. Vijay Merchant told Vijay Hazare, "Look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and we must consider it very prestigiously. We must take this into consideration. The consideration that this is an important match and ultimately this consideration must end in a run." तो इस पार्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हकीकत यह है कि विजय मर्चेंट और विजय हजारे में से किसी ने भी 1929 में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू ही नहीं किया था। दूसरी बात, विजय मर्चेंट साहब ने 1933 और विजय हजारे ने 1946 में टेस्ट डेब्यू किया था। ऐसी संभवतः एकमात्र इनिंग है जिसमें इन दोनों ने एक साथ बैटिंग की हो, और वो इनिंग 1929 में मेलबर्न में नहीं बल्कि 1951 में दिल्ली में हुई थी। अब बात इसी कमेंट्री के दूसरे पार्ट की, जहां अमिताभ बच्चन वसीम राजा और वसीम बारी की बात करते हैं और कहते हैं, इन द ईयर 1979 when Pakistan was playing against India at the Wankhede Stadium, Wasim Raja and Wasim Bari were at the crease and they took the same consideration. Wasim Raja told Wasim Bari, "Look Wasim Bari, we must consider this consideration. Considering that this is an important match, we must put this consideration into action and ultimately score a run." And both of them considered the consideration and ran and both of them got out. तो साहब, कमेंट्री के इस हिस्से के बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो ये हैं कि वसीम राजा और वसीम बारी ने एक साथ टेस्ट क्रिकेट खेला तो है और साथ में बैटिंग भी की है, मगर जहां तक 1979 में पाकिस्तान के भारत दौरे के समय वानखेड़े स्टेडियम में हुए टेस्ट मैच का वर्णन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इस टेस्ट मैच में खेल तो रहे थे, पर माय डियर फ्रेंड, उस मैच में इन दोनों की एक साथ बैटिंग ही नहीं आई थी। तो अब ये साफ है कि फिल्म नमक हलाल की क्रिकेट कमेंट्री का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक फिक्टिशियस कमेंट्री थी। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी टीम की रिसर्च से संतुष्ट होंगे। आप नहीं हो लेकिन मैं तो हूं। मनीष जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करेंगे। यही जानकारी हमारे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे मेहरबान दोस्तों, लास्ट वाला पोर्शन सचमुच आपके दिल को हिला गया होगा। आप खूब हंसेंगे, खूब एंजॉय किया होगा आपने। हम यही चाहते हैं कि आपका दिल बहलता रहे, आप मौज में रहें, मस्ती करते रहें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफ़र और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। जय हिंद, वंदे मातरम।